अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सिद्रा नौरीन और आज एक नहायत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज की वीडियो में हम जवाब देने जा रहे हैं आपके उन सवालात का जो आपने मुझसे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे पूछे हैं, लाइव सेशंस में पूछे हैं, इंस्टाग्राम के डीएम्स में पूछे हैं और उन तमाम सवालात का जवाब देंगे डॉक्टर वसीम। डॉक्टर वसीम, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा डॉक्टर साहब, आप भी जानते हैं कि जब भी आप लाइव जाते हैं या कोई पोस्ट डालते हैं तो अक्सर लोगों के डाइटिंग और एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं। तो मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि मैंने उन तमाम क्वेश्चंस को, उन कॉमन क्वेश्चंस को कंपाइल किया है और आज की इस वीडियो में हम उन तमाम सवालात का जवाब देंगे। तो पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि अक्सर लोग जब भी हमने कोई मील की पिक्चर शेयर करते हैं तो ये कमेंट ज़रूर आता है कि डाइटिंग तो बहुत एक्सपेंसिव ऑप्शन है और हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। जो मैं समझती हूँ किसी हद तक उनकी बात ठीक भी होगी, लेकिन आप इसका एक वजाहत से जवाब दे दें। देखें, ये बहुत लोग समझते हैं ना, क्योंकि उनकी प्रायोरिटी अच्छी खुराक नहीं होती। उनको कभी ये चीज़ बताई नहीं गई, समझाई नहीं गई कि सही खुराक, अच्छी खुराक कितनी ज़रूरी है आपकी सेहत के लिए, और सेहत से कीमती तो कुछ भी नहीं है। और इसके साथ साथ जब हम किसी को डाइट पे डालते हैं, एक डाइट प्लान वो फॉलो कर रहा होता है, तो बाहर की होटलिंग और ये खाना पीना, ये सारी चीज़ें तो वैसे ही बंद हो जाती हैं। जाहिर सी बात है ना कि हम उनको मना करते हैं कि जो बाहर वेजिटेबल ऑयल में ये सोजिश से भरे जो ऑयल हैं जो कि जिस्म में सोजिश बढ़ाते हैं, हम उससे मना करते हैं लोगों को, तो वो बाहर का खाना भी नहीं खा रहे होते, तो एक टाइम का जो इतना बिल लोग पे कर रहे होते हैं उससे भी बच जाते हैं। और पूरी महीने की अगर ग्रॉसरी एक दफ़ा हो जाए और उसमें सही खुराक ले ली जाए, तो उसके साथ जो सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि सेहत सही रहती है। तो ये जितनी भी ये जो लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियां हैं, शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, इसके लिए जो इतनी सारी अद्वियात खानी होती हैं वो भी तो फ्री में नहीं आती ना। तो ये नहीं कि आज अगर आप अपनी सेहत पे इन्वेस्ट नहीं करें तो कल खुदा न खास्ता आपको अपनी बीमारी पे इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। और यही बात हम बता रहे हैं कि एक स्टडी के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि बहुत सारी पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है 2035 तक वो शुगर का शिकार हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये लोग जब भी खुश होते हैं तो ये खुशी में मिठाई खाते हैं या किसी न किसी खाने की चीज़ से ना ये लोग सेलिब्रेट करते हैं, और बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स का इंटेक ज़्यादा है। तो हम अपनी वीडियोस के ज़रिए लोगों को यही मैसेज दे रहे हैं कि जब आप सही खुराक खा रहे होते हैं और पूरे महीने की आपने ग्रोसरी कर ली होती है और बाहर का खाना नहीं खा रहे होते, तो वैसे भी वो थोड़ा 19-20 का शायद फ़र्क हो, लेकिन कोई इतना ज़्यादा महंगी जो है वो खुराक नहीं है। और अगर आप मटन नहीं अफोर्ड कर सकते तो चिकन की साइड पे आ जाएं, वो खा लें, और स्मार्टली आप जो है सस्ती या ऐसी अफोर्डेबल चीज़ों की तरफ भी जा सकते हैं और अपनी डाइट पूरी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ कोकोनट ऑयल ही ख़रीदें या बादाम का आटा ख़रीदें। आप मतलब एक अच्छी सस्ती लो कार्ब डाइट फॉलो कर सकते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर लोगों के साथ जब कोई डाइट की या डाइट प्लान शेयर किया जाता है तो वो अक्सर ये बात करते हैं कि ब्रेकफास्ट किस टाइम करना चाहिए, लंच किस टाइम में करूँ, डिनर किस टाइम करूँ। तो क्या वाकई में कोई फिक्स टाइमिंग्स होती है जिनको फॉलो करना है, और अगर आप 1 घंटा या आधा घंटा भी आगे पीछे हो गए तो डाइट आपकी सारी सत्यानाश हो गई? ये बहुत बार बार पूछा जाता है और इसको बहुत ज़्यादा संजीदगी से लिया जाता है। देखें, टाइम जो है आपके मील का, वर्कआउट से पहले, इससे कई गुना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप क्या खा रहे हैं। लेट्स से आपकी 1600 कैलोरीज का डाइट प्लान है। अब आप चाहे वो 1600 कैलोरीज 3 मील्स में, 2 मील्स में, 4 मील्स में पूरी कर रहे हैं, तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आप इंटरमिटेंट फास्टिंग वाली रूटीन पे हैं, चाहे आप ब्रेकफास्ट ले रहे हैं, चाहे आप 3 मील्स ले रहे हैं, जितने भी आप मील्स ले रहे हैं, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि क्या आप वही खा रहे हैं जो आपकी डाइट में है, क्या आपके मैक्रोज वही हैं जो आपकी डाइट है। तो एज लॉन्ग एज आप सही खा रहे हैं ना और अपने गोल्स के मुताबिक खा रहे हैं, तो चाहे आप 2 मील्स में खाएं, एक दफ़ा फिर मैं कह देता हूँ, चाहे 4 मील्स में खाएं, सुबह खाएं, दोपहर खाएं, शाम खाएं। इम्पॉर्टेंट ये है कि पूरे दिन में माइनस द स्लीप, जो आप जाग रहे हैं उस दौरान क्या खा रहे हैं, ये फैसला करेगा कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगी कि नहीं होगी, आपका वज़न कम होगा कि नहीं होगा, आपको हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो परेशानी लेनी है तो फिर क्या खाना है उसकी परेशानी लें, कब खाना है, इससे ज़्यादा क्या खाना है ये ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर वसीम, एग चीप सोर्स ऑफ प्रोटीन है और उसको डाइट पे आमतौर पे काफ़ी रिकमेंड किया जाता है। ब्रेकफास्ट के अंदर 4 अंडे, 5 अंडे, 6 अंडे, इसको देख के अक्सर लोग घबरा जाते हैं और वो ये कहते हैं कि इतने सारे अंडे खाने से कहीं कोलेस्ट्रॉल का मसला तो नहीं हो जाएगा। तो इसकी थोड़ी वजाहत कर दें कि क्या वाकई में डाइटरी कोलेस्ट्रॉल आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है? आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। देखें, हम सीधा सीधा जो है वो साइंस की बात करेंगे। लोग एक वक्त का जो ये बर्गर खा रहे होते हैं ना, तो उसमें
अगर सही ऑयली है तो 600-700 कैलोरीज है। उसके बरक्स, और उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी बहुत ज़्यादा है, और वो भी रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा है, जो उसकी जो डबल रोटी होती है जो बन होता है उसमें। उसके बरक्स अगर हम किसी को कहते हैं कि आपने 5 एग्स खाने हैं, तो एक अंडे को आप 70-75 कैलोरीज हैं, तो उसको मल्टीप्लाई बाय 5 कर लें, तो आप देख लें कि ये उससे कम ही कैलोरीज बनती हैं। और इसके साथ साथ अगर हम इसकी मैक्रोज को देखेंगे तो फैट एंड प्रोटीन है, लो इंसुलिन इंडेक्स है। तो यानी कि एक तरफ हम एक वक्त में बर्गर, उसके साथ फ्राइज, उसके साथ ड्रिंक तो ले सकते हैं, लेकिन जैसे ही हम किसी को 4 एग्स या 5 होल एग्स बोलते हैं तो आगे से एक कोहराम हो जाता है बरपा के, पता नहीं इससे यरकान ना हो जाए, इससे ये ना हो जाए, इससे वो ना हो जाए। यकीन जाने अगर आपको बर्गर खाने से यरकान नहीं हो रहा ना, तो आपको अंडे तो बिल्कुल इतने फ्रेंडली हैं और इतने आपकी मदद करेंगे प्रोटीन को बिल्ड करने में, हेल्दी को जो फैट्स हैं उसके अंदर, तो हर लिहाज से। और सबसे बड़ी बात कि जो मेरी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब आप ब्रेकफास्ट में एग्स देते हो तो आपकी बड़े अच्छी तरह से पूरा दिन आपको वो क्रेविंग्स उस तरह से नहीं होती, और आपकी जो है वो कहते हैं ना, आपके अंदर वो कबूलियत और राज़ी रहना आ जाता है। तो 4-5 एग्स अगर लिख भी दिए हैं तो कोई ऐसी बात नहीं है, ना इससे आपको कोई जिगर का मसला होगा, बल्कि अगर फैटी लिवर है और आप एक लो कार्ब डाइट में दिन में 4 से 5 अंडे खा रहे हैं तो आपका फैटी लिवर भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, एज लॉन्ग एज आप अपने गोल्स के मुताबिक खा रहे हैं। अच्छा डॉक्टर, वैसे मैंने किसी सेलिब्रिटी का इंटरव्यू देखा है और वो ये बता रही थी कि मेरी जो सुपर बॉडी के पीछे का जो राज है वो ये है कि मैंने शाम 7 बजे के बाद कोई मील नहीं लेती। तो क्या ये बात वाकई सच है कि शाम 7 बजे के बाद के लिए आप कोई भी मील है वो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में स्टोर हो जाता है एज अ फॉर्म ऑफ फैट? ये फिर वही बात ना जो हम अक्सर लोगों को यही समझाना चाहते हैं कि भाई पूरे दिन में आप क्या खा रहे हो ये मैटर करता है। और अगर आपकी कैलोरीज रह गई हैं और आप लेट्स से 1600 कैलोरीज का आपका प्लान है और उसमें आप 1000 कैलोरीज कंज्यूम कर चुके हो और 600 कैलोरीज लेते हैं, तो चाहे वो आप 7 बजे खाएं, चाहे आप वो 9 बजे खाएं, चाहे वो आप 12 बजे खाएं, अगर आप गोल्स के मुताबिक खा रहे हैं तो वो आपको नुकसान नहीं देंगे, वो उल्टा आपको फ़ायदा देगा। अब कोई बंदा अगर वो लेट्स से 7 बजे तक उसकी मील पूरे हुए, कैलोरीज पूरी नहीं हुई, और वो ये समझे कि 7 के बाद तो कुछ खाना नहीं है, तो ना तो आपको आने लगी ये नींद, बार बार होगी आपको क्रेविंग, और सबसे बड़ी बात कि अगर आप बहुत ज़्यादा कैलोरीज रिस्ट्रिक्ट करोगे और क्रैश डाइट करोगे तो उसके और नुकसान आते हैं। तो अपनी कैलोरीज को देखें कितनी कैलोरीज होनी चाहिए और उसके मुताबिक चलें। अच्छा डॉक्टर, वैसे इसी तरह एक एनाबॉलिक विंडो का कॉन्सेप्ट है। अक्सर बॉयज़ खास तौर पे इस चीज़ के बाद बड़ा परेशान होती है कि एक्सरसाइज मैंने कर ली है और फ़ौरन से 1 घंटे के अंदर अंदर मुझे मील लेना है, प्रोटीन लेना है, वरना मेरे गेंद ज़ाया हो जाएंगे। इस एनाबॉलिक विंडो की क्या हकीकत है? एनाबॉलिक विंडो अक्सर लोग समझते हैं, और मैं भी एडमिट करूंगा कि बहुत अरसा मैं भी इसको मानता रहा हूँ, और जैसे ही वर्कआउट किया तो आधे घंटे के अंदर ही वे प्रोटीन पी लिया, नहीं तो अगर मिस हो गया तो टेंशन रही कि एनाबॉलिक विंडो चली गई है। एक आम तासुर ये पाया जाता है लोगों में कि जैसे जैसे ही हमने एक्सरसाइज की है तो एक्सरसाइज करने के 1 घंटे के अंदर अंदर ही अगर हम प्रोटीन लेंगे तो हमें ज़्यादा मसल गेन्स मिलेंगे, ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, और अगर एक घंटे से बाद हमने देर कर दी तो वो एनाबॉलिक विंडो चली गई। तो आज कान खोल के सुन लें, जब आपने वर्कआउट कर लिया है ना तो उसके बाद एनाबॉलिक विंडो खुली, वो चाहे आप 1 घंटे बाद खाएं, 2 घंटे बाद खाएं, 4 घंटे बाद खाएं, ये मैटर नहीं करता कि आप कितने घंटे बाद खा रहे हैं, एज लॉन्ग एज आप सही खा रहे हैं और आपने पूरे दिन की कैलोरीज कंप्लीट कर ली हैं, तो यही चीज़ आपसे चाहिए। बार बार लोग जो है ना आसान ज़िंदगी को मुश्किल कर देते हैं और बिला वजह परेशानी ले लेते हैं। तो तसल्ली से ज़रा वर्कआउट के बाद ज़रा ब्लड सर्कुलेशन वापस आ जाए, सब कुछ नॉर्मल हो जाए, उसके बाद आप बेशक मील ले लें। तो अगर इससे पहले आप इसको बहुत संजीदगी से लेते थे इस एनाबॉलिक विंडो वाली बात को, तो अब आप नहीं लेंगे। डॉक्टर साहब, ख़वातीन में ये एक बड़ा इस चीज़ का एक डर पाया जाता है वेट लिफ्टिंग से। अक्सर बहुत पढ़ी लिखी ख़वातीन, इवन के हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स भी इस तरह की बात कर देते हैं कि वेट लिफ्टिंग ख़वातीन को नहीं करनी चाहिए, उससे उनको हार्मोनल प्रॉब्लम हो जाती है, फर्टिलिटी के इश्यूज़ होते हैं। इस बारे में आप थोड़ी सी लाइट डालें। ये बिल्कुल जो इलाज है ना उसी के ख़िलाफ़ बात करना है। अगर किसी खातून को आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से रोक रहे हैं ना, तो मुझे सिर्फ साइंटिफिकली ज़रा एक्सप्लेन कर दें कि मसल्स तो मर्द और औरत दोनों के सेम है ना, तो मसल ट्रेनिंग दोनों के लिए बेनिफिशियल है। हमने इंसान को मुशक्क़त में पैदा किया है, तो मर्द को भी अल्लाह ने मुशक्क़त में पैदा किया है, औरत को भी अल्लाह ने मुशक्क़त में पैदा किया, तो जो मुशक्क़त में रहेगा तो जाहिर सी बात है कि उसको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग तो जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है ख़वातीन में, जो सबसे बड़ी वजह है बांझपन की, उसकी वजह, बहुत बड़ी वजह इंसुलिन रेजिस्टेंस है। और वो क्यों होती है? एक्सरसाइज ना करने से, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ना करने से
और ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाने से, कार्बोहाइड्रेट्स लेने से। तो अगर कोई खातून लो कार्ब डाइट कर रही हैं और उसके साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रही हैं, तो उनके हार्मोन सेट हो जाएंगे, इंसुलिन लेवल्स नीचे आ जाएंगे, तो उसके साथ थायराइड वाला मसला, इसी तरह से जो बाकी जो फ्री टेस्टोस्टेरोन है वो भी कंट्रोल हो जाएगा, वो भी नीचे आ जाएगा। तो हम अगर किसी को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से मना करते हैं ना, तो हम उसके साथ बहुत बड़ी ज़्यादती करते हैं। खुदारा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें। जितनी भी हमें इस वक्त ख़वातीन देख रही हैं, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना। और कोई अगर आपको ये कहता है कि सिर्फ योगा करें या सिर्फ कार्डियो करें, वॉक करें, तो वो बड़ी ज़्यादती कर रहा है आपके साथ। और मैं ये बात इसलिए नहीं कर रहा कि मैं बॉडी बिल्डिंग या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करता हूँ तो मेरा उसके लिए कोई बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है। मैंने वो रिजल्ट्स देखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह लोगों में, और लोगों की ज़िंदगी में जो आसानी आई है। तो जितनी भी हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ ये देख रही हैं, तो आप लोगों को अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करते तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग शुरू कर देनी चाहिए। देर आए दुरुस्त आए, इट्स नेवर टू लेट। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो है ये आपके हार्मोनल प्रॉब्लम्स की वजह नहीं, बल्कि ये उसका इलाज है। अगर आप हार्मोनल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, आप PCOS जैसे मसलों से गुजर रहे हैं, तो ये आपके लिए जानना ज़रूरी है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग उसकी एक रेमेडी है, उसका एक सोल्यूशन है। क्योंकि ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर करने के लिए बहुत एक कारगर एक टूल है। डाइट के साथ जो सेकेंड इंपॉर्टेंट टूल है वो ये है कि आप अपनी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग लाइफस्टाइल में शामिल कर दें। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर जब डाइट दी जाती है, हम लोग जब डाइट देते हैं तो बहुत लोग ये कहते हैं कि आपकी डाइट में तो प्रोटीन बहुत ज़्यादा है, ये हाई प्रोटीन डाइट है, तो ये तो गुर्दों के लिए नुकसानदेह हो सकती है, और या ये गुर्दों के लिए नुकसानदेह है, आप हमारी डाइट चेंज करें। इस बात से हम कब बाहर आएंगे? ये 2021 चल रहा है और अभी तक हम इस बात के ऊपर डटे पड़े हुए हैं कि प्रोटीन का ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो मेरे गुर्दों को ख़राब कर देगा, फारिग कर देगा। इस बारे में और इस सुपरस्टिशन के बारे में आप क्या कहेंगे? देखें, सबसे नंबर 1 कॉज गुर्दे फेल होने की क्या है? डायबिटीज़। डायबिटीज़ क्यों होती है? कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेने की वजह से। तो जो आवाम इतना सारा कार्बोहाइड्रेट, पकोड़े, समोसे खा रही है, तो उसको तो परेशानी लेनी चाहिए कि यही वजह बन रही है गुर्दे फेल होने की। क्योंकि जब शुगर कंट्रोल नहीं होगी, उसके साथ ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, तो बड़ी ख़तरनाक तरीके से गुर्दे आपके अफेक्ट हो रहे होंगे। तो अगर आप लेट्स से न्यूट्रिशन कीटोसिस पे आते हो, तो कीटोजेनिक डाइट भी जो है वो मॉडरेट प्रोटीन और हाई फैट डाइट है। उसमें कोई बहुत ज़्यादा प्रोटीन नहीं होती कि सिर्फ ये कोई एब्सोल्यूट प्रोटीन डाइट है कि हाई प्रोटीन डाइट है ना। तो अगर आप न्यूट्रिशन कीटोसिस पे आते हो तो इंसुलिन के लेवल्स नीचे जाते हैं। इंसुलिन के लेवल्स नीचे जाते हैं तो आपके शुगर के लेवल्स नीचे जाते हैं। शुगर के लेवल नीचे जाते हैं, साथ साथ ट्राइग्लिसराइड्स भी नीचे जाते हैं। यानी कि जितनी भी खून में टॉक्सिसिटी या ज़्यादतियाँ थी ना, वो कम होनी शुरू हो जाती हैं। तो फैट एंड प्रोटीन डाइट के ज़रिए आप अपने गुर्दों को बचाओगे। जब इंसुलिन ज़्यादा है ना, तो गुर्दों ने सारा कुछ काबू करके रखा हुआ है कि ना वो सॉल्ट को निकलने दे रहा है, ना वो एक्स्ट्रा पानी को निकलने दे रहा है। ठीक है, तो वॉल्यूम बढ़ा हुआ है। तो जैसे ही, और जाहिर सी बात है शुगर भी ज़्यादा है, उसमें ट्राइग्लिसराइड्स भी ज़्यादा है, खून में शीरा और ग्रीस ये दोनों ज़्यादा है। तो जैसे ही हम इंसुलिन को लो कर देंगे, तो वो गुर्दों से जितनी भी जो गैर ज़रूरी चीज़ जो हमने होल्ड की हुई है, जो ज़ख़ीरा की हुई है, इसको निकाल देगी और जिस्म के अंदर आसानी आ जाएगी। तो अगर कोई बंदा आपकी फैमिली में है जो कि प्रोटीन अपनी पूरी कर रहा है, तो वो अच्छा कर रहा है, उसे करने दें। हाँ, जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट है कि जिनके बिल्कुल गुर्दे ख़त्म हो चुके होते हैं, उनको जो है ऑब्वियसली बहुत लो प्रोटीन डाइट पे डाला जाता है। लेकिन एज लॉन्ग एज आपके RFTs ठीक है और आप उसको ठीक रखना चाहते हो, तो लो कार्ब या न्यूट्रिशन कीटोसिस ही ट्रीटमेंट है। बहुत सारे डॉक्टर्स अमेरिका में, डॉक्टर जेसन फंग, डॉक्टर नादिर अली मीर, ये सब डॉक्टर्स, मैं बार बार नाम लेता हूँ, ये इन्हीं डाइट को अपने पेशेंट्स के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं और पेशेंट्स को बड़ा फ़ायदा हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे हमारे पेशेंट्स को भी अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा हो रहा है। तो ये जितनी भी ये जो जवाब देने का मकसद है वो यही है कि आपकी शक दूर हो और आपका यकीन बढ़े। यानी कि डॉक्टर वसीम एक नॉर्मल बंदा जो कि जिम जाता है या जाती है ताकि वो अपनी फ़िज़ीक को इम्प्रूव करे, बॉडी कॉम्पोजिशन बेहतर करे, उसको कोई घबराने वाली चीज़ नहीं है कि वो प्रोटीन इस्तेमाल कर सकता है। चिकन का यूज़ या वे प्रोटीन का इस्तेमाल उसके किडनीज़ को, उसके गुर्दों को कहीं फारिग तो नहीं कर देगा। 80 kg का लेट से अगर बंदा है, तो अगर उस हिसाब से अगर हम लीन निकालें, तो कम से कम लीन वेट उसका निकालें तो 150 ग्राम प्रोटीन तो उसको भी चाहिए। तो वो तो आपकी रिक्वायरमेंट है, आपकी पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस को अचीव करने के लिए, आपके मसल्स को बचाने के लिए। और प्रोटीन का थर्मिक इफेक्ट होता है, तो आप ज़्यादा अच्छी तरह से फ़ैट भी बर्न करें तो रिकॉम्पोजिशन हो जाती है। आप जो खा रहे हो वैसे ही आपकी फ़िज़ीक की कॉम्पोजिशन भी चेंज हो जाती है। तो जो नॉर्मल लोग, जो जिनको कोई हेल्थ इश्यूज़ नहीं है, जो कि
स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं और बड़े पैशनेट हैं और फिज़िक ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो अच्छी ट्रेनिंग करें और सही खुराक खाएं और साथ प्रोटीन का इंटेक भी रखें, वे प्रोटीन भी लें, कोई उसका नुकसान नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक ये बात है, अक्सर वो लोग ही ये बात ये करते हैं जो कि किसी ज़माने में बड़ी जिम कर चुके हुए हैं, एक्सरसाइज लगा चुके हुए हैं, उनके मुताबिक उन्होंने तो इतना इतना वज़न लगाया हुआ है, वो तो इतना इतना वेट लगा चुके थे। आज वही लोग आगे बच्चों को, यंग जनरेशन को ये बोल रहे होते हैं कि जिम ना लगाना, क्योंकि जैसे ही जिम छोड़ोगे तुम्हारी बॉडी ख़राब हो जाएगी। आप लोगों को ना जो मशवरा देना चाहिए ना, ये जितने भी पुराने जो जिम वर्कआउट करने वाले लोग हैं, जितने भी जो ये खिलाड़ी है, जो उस्ताद रह चुके हैं, आप ये जो नई जनरेशन है इसको बोले कि हमसे एक गलती हुई थी, हमने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की और फिर हमने छोड़ दी क्योंकि हम सुस्त हो गए थे। तो आप लोग जब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे तो आपने इसको एज अ लाइफस्टाइल लेके चलना है। आपने आखिरी दम तक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, मुशक्कत करनी है और गाफिल नहीं होना, क्योंकि गाफिल तो आप किसी भी चीज़ से हो जाओ तो आप उससे महरूम हो जाते हो। तो आपने बेदार ज़िंदगी गुजारनी है, मुशक्क़त में गुजारनी है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, डाइट को ठीक रखना है, तो अपने जो ये जवान है इर्द गिर्द आपके, उनको आप मोटिवेट करें कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जब आपने स्टार्ट करनी है तो उसको फिर कंटिन्यू करना है और अपने लॉन्ग टर्म गोल्स रखने हैं ज़बरदस्त किस्म के, हमारी तरह नहीं कि कोई मौसमी बुखार चढ़ा और फिर उतर गया। और ये मैं आप देखें, हर इंसान है वो ट्रैक से हटता है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि आप आगे से लोगों को गलत मशवरा दें। ये नहीं कि मेरी अगर फिज़िक उस तरह की कंडीशन नहीं रही तो मैं बाकियों को भी बोलूँ कि यार बाकी बस करो लेकिन जिम शिम ना करो, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। जिम का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है और आज जितने भी ये डॉक्टर्स हैं, जो रिसर्च, जो मतलब एविडेंस बेस्ड बात हो रही है, वो सब क्या कह रहे हैं, सारी दुनिया जी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की तरफ आ रही है और यहाँ पे ये मशवरे दिए जाते हैं। तो अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा बंदा आपको ये मशवरा देता है तो उसको बोलो कि देखें ऐसे अनसाइंटिफिक मशवरे ना दिया करें, और आप लोग भी जो सुनने वाले हैं जो ऐसे मशवरे देते हैं, थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करें, क्योंकि लोगों को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे डालना सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं है, आप सब देखने वालों की भी जिम्मेदारी। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी हम न्यूट्रिशन पे और डाइट पे बात कर ही नहीं रहे होते, तो साथ में पहला सवाल, मेरे ख्याल से दूसरा और तीसरा सवाल भी यही होता है कि आप बेस्ट फैट बर्नर बता दें। बेस्ट फैट बर्नर क्या है? आमतौर पे ये वही लोग हैं कि जब उनसे वे प्रोटीन रिकमेंड किया जाता है तो वो कहते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, लेकिन जब डाइटिंग के बारे में या उनको बोला जाता है कि अपनी ग़िज़ा का ख्याल रखें तो वो पहला सवाल ये करते हैं कि बेस्ट फैट बर्नर कौन सा है। तो ये एक थोड़ा सा बड़ा एक तज़ाद से बात है कि जब एक अच्छी चीज़ या एक कारामद चीज़ आपको दी जाती है तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में भी आप सोचते हो, और जहाँ पे आप थोड़ा सा अपने लिए ईजी और क्विक फिक्स तलाश कर लेते हैं तो फ़ौरन से पूछते हैं कि जी बेस्ट फैट बर्नर कौन सा है। तो डॉक्टर साहब, आप तो जेनास्टिक न्यूट्रिशन को ऑन करते हैं, आपकी अपनी सप्लीमेंट लाइन है, तो आपसे ज़्यादा ये बड़ा ज़रूरी है कि आप बता दें कि बेस्ट फैट बर्नर वाकई वो कौन सा है और वो कहाँ मौजूद है। बेस्ट फैट बर्नर जो है ना, जो कि मैंने देखा है कि जिसने भी इस पे अमल किया है वो उसने अपना फैट बर्न किया और बेहतरीन रिजल्ट्स दिए। तो बेस्ट फैट बर्नर है कंसिस्टेंसी, कि आपने गिव अप नहीं करना और आपने कबूलियत के साथ एंजॉय करना है उस पूरी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी को और मुसलसल करना है। कोई एक टाइम पे ऐसा ना हो कि आप वर्कआउट कर रहे हो फिर आप वर्कआउट करना छोड़ दो, फिर आप गिला भी कर रहे हो कि रिजल्ट्स ना मिले। तो रिजल्ट्स उसी को मिलते हैं जो कंसिस्टेंट रहता है, जो कि बिल्कुल हर दिन शो अप करता है, जो उसके वर्कआउट का डे है उस दिन वर्कआउट करता है, डाइट अपने गोल्स के मुताबिक रहता है। और वो एक शेर है कि पैवस्तर शजर से उम्मीद बाहर रख। तो जब तक आप कंसिस्टेंट हैं तभी आप उम्मीद अच्छी रख सकते हैं ना। अगर आप अपने हिस्से की एफर्ट नहीं डाल रहे और डाइट और एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो आप कैसे जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन अचीव करोगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये सवाल आमतौर पे ख़वातीन की तरफ से ज़्यादा होता है कि वो ये बोलती है कि हमने बड़ी तरह तरह की डाइट की जिसकी वजह से मेरा मेटाबॉलिज्म ख़राब हो गया, कीटो डाइट ने मेरा मेटाबॉलिज्म ख़राब कर दिया, तो अब मुझे डिटॉक्स करना है। और वो डिटॉक्स जो कोई बड़ा ही एक्सपेंसिव किस्म का कोई सप्लीमेंट होता है, तो वो पूछती है कि कोई एक बेस्ट डिटॉक्स रिकमेंड कर दे ताकि मेरा मेटाबॉलिज्म जो है वो दोबारा से रीसेट हो जाए और जो मैंने डैमेज किया था तरह तरह की डाइट से, कैबेज डाइट के साथ या कौन सी डाइट, फलाना डाइट, तो उस डैमेज को रिवर्स करना है मुझे उस डिटॉक्स से। बेस्ट डिटॉक्स क्या है आपके ख्याल में? सबसे जो बेस्ट डिटॉक्स है वो एक तो वाटर इनटेक है कि पानी आप जितना सादा पानी आप जितना ज़्यादा पी सकते हैं, जितनी आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखेंगे उतना ये आपके लिए अच्छा है। और दूसरा है कैलोरिक डेफिसिट, खाओ पियो हद से ना बढ़ो, ठीक है ना। तो हद से नहीं बढ़ना और अपनी
जो कैलोरीज मेंटेनेंस कैलोरीज हैं उसकी हद देखनी है और उससे कम खाना है। तो जब कैलोरिक डेफिसिट का मतलब होता है कि जो आपकी रिक्वायर्ड कैलोरीज उससे आप कम खा रहे हो। तो जब आप कम खाना शुरू कर देते हो ना, तो जो जमाशुदा चर्बी है वो इस्तेमाल में आना शुरू हो जाती है और सेरामाइड की फॉर्म में जो है ये फैट स्टोर होता है, जो कि जिस्म को ख़राब कर रहा होता है, नुकसान पहुंचा रहा होता है। तो जब आप कैलोरिक डेफिसिट में जाते हो, जो ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी जो आपने की होती है, ये फ़ैट्स इस्तेमाल में आते हैं और जब ये इस्तेमाल में आना शुरू हो जाते हैं, वाटर इनटेक भी पूरा होता है, हाइड्रेशन भी पूरी होती है, तो ऐसे आपकी बॉडी क्लींस हो रही होती है। जिसका सबूत हमारे पास क्या है, CRP नीचे आ जाता है, इंसुलिन नीचे आ जाती है, ट्राइग्लिसराइड नीचे आ जाते हैं, यानी कि ब्लड की कॉम्पोजिशन ठीक हो जाती है। ये हम खुद से नहीं कह रहे, ये वाकई ऐसा होता है, लेकिन उनके साथ होता है जो प्रॉपर अमल करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम डॉक्टर वसीम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मज़ीद कमेंट्स पे अगर आप कुछ और चीज़ें ऐड करवाना चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ किन सवालात के सामने हाजिर हो, तो ज़रूर शेयर करिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। मुझे और डॉक्टर वसीम को इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।